रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 12 तक फाइनल हो गया है। पार्ट 13 का स्टार्ट करते हैं। आप 1 से लेकर के 12 तक सुन सकते हैं, ठीक है। उसका 13 स्टार्ट करते हैं, तो एक लाइन 12 का ले लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, गलतियाँ मत करो, जोखिम मत लो। 13 से स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि श्रोता समूह के सामने बोलने का डर ज़्यादातर लोगों को मौत के डर से भी ज़्यादा भयावह लगता है। मनोरोग चिकित्सक कहते हैं कि लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग बाग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। अलग होने का, अकेले रह जाने का डर ज़्यादातर लोगों को अपनी समस्याएं सुलझाने के नए तरीके खोजने से रोकता है। मेरे शिक्षित डैडी कहते थे कि जापानी दर्पण की शक्ति को सबसे ज़्यादा मूल्यवान इसलिए मानते थे क्योंकि इसके अंदर देखने पर ही हमें सच्चाई पता चलती है। डर ही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग कहते हैं इसे सुरक्षित तरीके से खेलो। यह हर चीज़ के बारे में सच है, चाहे यह खेल हो, संबंध हो, कैरियर हो या पैसा हो। इसी सामाजिक बहिष्कार के डर की वजह से लोग आम स्वीकृत मान्यताओं या लोकप्रिय प्रवृत्तियों पर सवाल नहीं करते हैं और चुपचाप उनका अनुसरण करते हैं। आपका मकान एक संपत्ति है, एकीकृत कर्ज लेकर उपभोक्ता ऋण से बाहर निकल आओ, ज़्यादा कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है, किसी दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे कमाओ, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक ज़्यादा बड़ा मकान खरीद लूँगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित हैं। कई आर्थिक समस्याएं इसलिए भी उत्पन्न होती है क्योंकि हम पड़ोसियों या आसपास के लोगों से बराबरी करना चाहते हैं। कभी कभार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है ताकि हम अपने डरों के बजाय अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता के प्रति सच्चे रहें। जब माइक और मैं 16 साल के हुए तब तक हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी थी। हम बुरे नहीं थे, हम तो बस भीड़ से अलग होने लगे थे। हम स्कूल के बाद और वीकेंड पर माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर काम के बाद उसके डैडी के साथ एक टेबल पर घंटों बैठा करते थे जहां वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स, वर्कर्स, निवेशकों, मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ मीटिंग करते थे। वे ऐसे आदमी थे जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब वे शिक्षित लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, निर्देश दे रहे थे, आदेश दे रहे थे और उनसे सवाल पूछ रहे थे। वे सब अम्मी डैडी की एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे और उनके अप्रसन्नता व्यक्त करने पर असहम जाते थे। वे एक ऐसे आदमी थे जो कभी भीड़ के साथ नहीं चले। वे एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने खुद के दम पर सोचा और वे इन शब्दों से चिढ़ जाते थे, हमें इसे इस तरह इसलिए करना है क्योंकि सभी लोग इसे इसी तरह करते हैं। वे नहीं कर सकता शब्दों से भी नफरत करते थे। अगर आप उनसे कोई काम कराना चाहते थे तो बस इतना कहना ही काफ़ी था, मुझे लगता है कि आप यह नहीं कर सकते। माइक और मैंने उनकी मीटिंग्स में बैठकर जितना कुछ सीखा उतना हमने स्कूल के बारे में वर्षों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं सीखा। माइक के डैडी के पास किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन वे वित्तीय रूप से शिक्षित थे और इस कारण सफल भी थे। उन्होंने हमसे बार बार कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रख लेता है। इसलिए माइक और मुझे बुद्धिमान लोगों की बातें घंटों तक सुनने और सीखने का लाभ मिला, लेकिन इसकी वजह से माइक और मैं उस प्रचलित सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक सिखाते थे। इस कारण कई समस्याएं खड़ी हो गई। जब भी टीचर कहते थे अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिलते हैं तो तुम बाहर की दुनिया में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, तो माइक और मैं बस अपनी भवें चढ़ा लेते थे। जब हमें सीधे घी से पीटे ढड़े का अनुसरण करने और नियमों का अक्षरशः पालन करने को कहा जाता था तो हम देख सकते थे कि स्कूल किस तरह रचनात्मक और हतोत्साहित करता है। हम अम्मी डैडी की इस बात का मतलब समझने लगे थे कि स्कूल इस तरह बनाए गए हैं ताकि अच्छे मौलिक नहीं अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली ज़िंदगी में क्या उपयोगिता है, या हमें धन और इसकी कार्यशैली के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। बाद वाले सवाल का हमें प्रायः यह जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है और अगर हम अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलेंगे। पैसे की शक्ति के बारे में हम जितना ज़्यादा जानते थे हम अपने शिक्षकों और सहपाठियों से उतने ही दूर होते जाते थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी ने कभी कभार मेरे ग्रेड्स पर नाराज़गी व्यक्त नहीं की, लेकिन हमारे बीच पैसों के बारे में विवाद होने लगे। जब मैं 16 साल का हुआ तब तक शायद मेरी वित्तीय बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से कहीं बेहतर हो गई थी। मैं बही खाते बना सकता था और टैक्स अकाउंटेंट्स, कंपनी के वकीलों, बैंकर से रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों आदि की बातें सुनता था। इससे विपरीत मेरे डैडी दूसरे शिक्षकों से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी ने मुझे बताया कि हमारा मकान उनकी सबसे बड़ी संपत्ति था। इस बात से एक अप्रिय बहस छिड़ गई जब मैंने उन्हें दिखाया कि मेरे हिसाब से मकान अच्छा निवेश क्यों नहीं था। ऊपर दिया रेखाचित्र अपने मकान के बारे में मेरे अमीर डैडी और गरीब डैडी के बीच की अलग अलग अनुभूतियों को दर्शाता है। एक डैडी सोचते थे कि उनका मकान संपत्ति है, जबकि दूसरे डैडी सोचते थे कि यह दायित्व है। मुझे याद है कि मैंने नीचे दिया रेखा चित्र बनाकर अपने डैडी को कैश फ्लो की दिशा दिखाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि मकान मालिक बनने के साथ ही मकान से जुड़े दीगर खर्च भी बढ़ जाते हैं। ज़्यादा बड़े मकान का अर्थ था ज़्यादा बड़े खर्च, और इसका मतलब यह था कैश फ्लो व्यय करने वाले कॉलम से होकर बाहर चला जाता था। आज भी लोग मेरे इस कथन को चुनौती देते हैं कि मकान संपत्ति नहीं है,
मैं जानता हूँ कि खुद का मकान कई लोगों का सपना होता है और उनका सबसे बड़ा निवेश भी, और अपने मकान का मालिक बनना कुछ नहीं से बेहतर है। मैं तो बस इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक वैकल्पिक तरीका सुझाना चाहता हूँ। अगर मेरी पत्नी और मैं एक ज़्यादा शानदार मकान खरीदते हैं तो हम जानते हैं कि यह संपत्ति नहीं होगा, यह एक दायित्व होगा, क्योंकि यह हमारी जेब से पैसा निकालेगा। तो यहाँ वह तर्क है जो मैं देता हूँ। वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं है कि ज़्यादातर लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि आपका मकान एक भावनात्मक चीज़ है और जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादा भावनाएं रहने पर वित्तीय बुद्धि प्रायः कम हो जाती है। मैं अपने खुद के तजुर्बे से जानता हूँ कि पैसा हर निर्णय को भावनात्मक बना देता है। तो कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि 1 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1 है, जब मकानों की बात आती है तो अधिकतर लोग उस मकान का कर्ज उतारने के लिए मेहनत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, जिसके वे कभी पूरे मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर लोग हर कुछ सालों में एक नया मकान खरीद लेते हैं और हर बार पुराने कर्ज को चुकाने के लिए 30 साल का नया कर्ज लेते हैं। पॉइंट 2, हालांकि मॉर्गेज के ब्याज पर लोगों को टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन वे अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिले डॉलरों का उपयोग करते हैं मॉर्गेज का भुगतान करने के बाद भी। पॉइंट 3 देखते हैं, जब मेरे सास ससुर की मकान का प्रॉपर्टी टैक्स बढ़कर $1000 प्रति माह हो गया तो उन्हें सदमा लगा। यह तब की बात थी जब वे रिटायर हो चुके थे, इसलिए इस वृद्धि से उनका रिटायरमेंट बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। पॉइंट 4 है, मकानों की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती है। मेरे कुछ मित्र हैं जिन पर मकान के लिए $10 लाख का कर्ज है, जो आज इससे कम में बिकेगा। पॉइंट 5 देखते हैं, सबसे बड़े नुकसान है चूँकि हुए मौके। अगर आपका सारा पैसा आपके मकान में फंसा हुआ है तो आप ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका पैसा संपत्ति वाले कॉलम में बढ़ने के बजाय व्यय वाले कॉलम से बाहर निकलता रहता है। आम मध्यवर्गीय कैश फ्लो पैटर्न, अगर कोई युवा पति पत्नी अपनी संपत्ति वाले कॉलम में जल्दी ही ज़्यादा पैसा डाल दे तो उनके बाद के वर्ष आसानी से गुजरेंगे, उनकी संपत्तियाँ बढ़ जाएंगी और आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे संपत्ति खर्चों के भुगतान में मदद के लिए उपलब्ध हो रहेंगे। यहाँ तक मेरे बुक को सुनने के लिए थैंक यू। और हमने फिगर दे दिया है चार्ट, जो कि आप देख सकते हैं। 12 का भी चार्ट इसी में दे दिए हैं, क्योंकि उसमें हम देना भूल गए थे। तो मेरे वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, शेयर